चैप्टर 12 रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स रेस्पायरेशन अथवा ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अगर हम देखें तो ऑल ऑफ अस ब्रेथ टू लिव बट व्हाई इज ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल टू लाइफ। ऑल ऑफ अस ब्रेथ टू लिव, ऑल ऑफ अस माने हम में से सभी, ब्रीथ टू लिव जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। बट लेकिन वाई इज ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल टू लाइफ, लेकिन क्यों जो ब्रीदिंग है माने सांस लेना वह जीवन के लिए जरूरी क्यों है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रेथ, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। आल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जीवित ऑर्गेनिज्म और इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स माने छोटे ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। इफ सो हाउ, यदि हाँ तो कैसे। अगर हम आगे देखें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. All living organisms need energy. सभी लिविंग माने जीवित ऑर्गेनिजम्स के लिए पूरे दिन का, अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उनके जीवन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट करना यानी चलना फिरना और रिप्रोडक्शन, ये सभी ब्रीदिंग द्वारा ही कंप्लीट होता है। अगर हम आगे देखें तो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी बट हाउ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, हम जानते हैं कि हम ईट माने खाते हैं, फूड फॉर एनर्जी, हम जानते हैं कि हम भोजन एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाते हैं, लेकिन यह जो एनर्जी है वह भोजन से कैसे आती है। हाउ दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, और यह जो एनर्जी है वह कैसे यूटिलाइज्ड माने प्रयोग किया जाता है। डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या जो सारे फूड है, किसी भी प्रकार का जो फूड है वह सेम माने समान मात्रा की एनर्जी हमें देता है। नहीं, हर एक फूड अलग अलग प्रकार के एनर्जी देते हैं। डू प्लांट्स ईट, क्या प्लांट्स खाते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट दियर एनर्जी फ्रॉम, और यह जो प्लांट्स है वह एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर दियर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डू दे ईट फूड, क्या जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वह एनर्जी की रिक्वायरमेंट माने उनके अंदर जब एनर्जी की मांग होती है तो क्या वह उसके लिए भोजन करते हैं। अगर हम देखें आगे तो वी यू मे वांडर एट सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड एबव, आप जरूर ही, यू मे वांडर माने चकित हुए होंगे, एट सेवरल क्वेश्चंस उन सेवरल क्वेश्चन माने कई क्वेश्चनों पर जो कि ऊपर दिए गए हैं या ऊपर उठे हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आप चकित जरूर हुए होंगे कि दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड माने वह ऐसा प्रतीत हो रहे थे, कैसे, एक दूसरे से बहुत ही अलग, डिस्कनेक्टेड मतलब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक नहीं हो रहा था, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा था। बट लेकिन इन रियलिटी माने वास्तविकता में द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, लेकिन वास्तविकता में द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का जो तरीका है, इज वेरी मच और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड माने एक दूसरे से संबंधित है टू प्रोसेस रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, यह जो प्रोसेस है मतलब एनर्जी प्राप्त करना, फूड से एनर्जी प्राप्त करना, यह सभी प्रोसेस एक दूसरे से
ब्रीदिंग द्वारा अटैच होते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भले ही वह जो ऊपर क्वेश्चंस हैं वह एक दूसरे से लिंक ना कर रहे हों, लेकिन रियलिटी में प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे रिलीज होती है वह ब्रीदिंग से या ब्रीदिंग के प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। लेट अस, चलो हम, ट्राई माने कोशिश करते हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स, चलो हम कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यह कैसे होता है। ऑल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस टू इज obtained by oxidation of some macromolecules that we call food। ऑल एनर्जी जो हमारे लाइफ माने जीवन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं, रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती हैं या उनकी मांग होती है, तो वह ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है। किसके ऑक्सीडेशन से? सम मैक्रो माने बड़े, माइक्रो माने MI, माइक्रो माने छोटे, बट मैक्रो माने क्या होता है? बड़े। बड़े मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन जिसे हम फूड कहते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर their own food by the process of photosynthesis that they they trap light energy and convert into a chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose, and starch. Only plants, only plants या साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। वह केवल प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और वह किस प्रोसेस से बनाते हैं? जिस प्रोसेस से वह भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दे ट्रैप माने वे लाइट एनर्जी, प्रकाश सूर्य से आने वाली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और उन्हें स्टोर करते हैं। और उनकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बॉन्ड्स, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है, जैसा कि ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च, इन सब के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कराता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। वी मस्ट वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस। हमें जरूर ही याद होगा कि इन ग्रीन प्लांट्स टू माने ग्रीन प्लांट्स में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। केवल ग्रीन प्लांट्स में, नॉट ऑल सेल्स, सभी सेलों में नहीं होता है, ना कि सभी टिश्यू में होता है, और ना ही सभी ऑर्गन्स में फोटोसिंथेसिस होता है। किसमें किसमें होता है? ओनली द सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर कैरी द आउट द फोटोसिंथेसिस। केवल उन्हीं सेल्सों में होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, माने रखते हैं, उन्हें में फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड, जो कि प्रायः हमेशा से सुपरफिशियल लेयर, सबसे बाहरी लेयर में पाए जाते हैं। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेंस Hence, even in green plants, all other organs, tissue, cells that are non-green need food for oxidation। और इसलिए even in green plants में and are other all other organs जैसे कि tissue and cells that are non-green, ये सभी, इन सभी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और कुछ केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है। नीड फूड नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। और लेकिन अदर ऑर्गन्स जैसे कि टिश्यू, सेल्स और नॉन ग्रीन पार्ट्स में भी किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीडेशन की। हेंस इसलिए, हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स। और इसीलिए इन सभी के पास फूड की ज़रूरत होती है। इसीलिए फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान, हैज टू बी मनी ट्रांसलोकेटेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उनके लिए।
एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। जो एनिमल्स होते हैं वह हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन अपना फूड वह स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे आर ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वह हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन वह स्वयं नहीं बना सकते, अपना फूड वह स्वयं नहीं बना सकते, वे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दे आर डायरेक्टली हार्बिवोरस। हार्बिवोरस माने साग सब्जी खाने वाले, अथवा इनडायरेक्टली कार्निवोरस या मांस का सेवन करने वाले हो सकते हैं। एंड स्पोरोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो स्पोरोफाइट्स माने स्पोर को बनाने वाले फंजाई जैसे कि वह किस पे डिपेंड होते हैं, वह डेड माने मरे हुए और डिकेइंग माने सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए, अपने फूड यानी अपने भोजन को बनाने के लिए। What is the important to recognize is ultimately all food that is required for the life process comes from photosynthesis. What is important to recognize, पहचानने की क्या ही जरूरत है, that की अल्टीमेटली पूर्ण रूप से मतलब अंततः all food that is required for life process, जो भोजन लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पायर्ड होते हैं, लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, वे फोटोसिंथेसिस से आते हैं। माने व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज अल्टीमेटली ऑल फूड दैट इज रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। यह जो फूड होते हैं उनके लिए कहाँ से आते हैं, फोटोसिंथेसिस से। दिस चैप्टर डील्स विथ सेलुलर रेस्पिरेशन और mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP। इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन को कम्प्लीटली इलेबोरेट मैंने दिखाया गया है, समझाया गया है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, और यह बताया गया है कि ब्रेकडाउन कैसे होता है फूड का, मतलब फूड के ब्रेक होने के बाद एनर्जी कैसे रिलीज होती है सेल के अंदर, और ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा जो भी फूड या जो भी एनर्जी फूड से बनती है वह ट्रैप माने फंसाई गई होती हैं, रखी गई होती हैं किसमें, सेल्स में। किसके लिए, सिंथेसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के सिंथेसिस के लिए वह रखी गई होती हैं। एंड अगर हम आगे देखें तो फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द सेल क्लोरोप्लास्ट in the eukaryotes, whereas breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria, also only in eukaryotes। अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ऑफ कोर्स निश्चय ही टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, यह कंप्लीटली किस में होता है, केवल क्लोरोप्लास्ट में होता है जो कि यूकैरियोट्स में। एंड जबकि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जबकि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स किसमें, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक होना जिससे एनर्जी प्राप्त होती है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो ओनली इन यूकैरियोट्स। या तो साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कंप्लीट यूकैरियोट्स में होगा। द ब्रेकिंग The breaking of carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading the release of considerable amount of energy, is called respiration। The breaking of carbon-carbon bonds of complex compound थ्रू ऑक्सीडेशन, मतलब अगर हम यहाँ तक देखें तो ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज और अदर स्टार्च अदर मॉलिक्यूल से, वे सभी विद इन द सेल, सेल के अंदर लीड टू रिलीज माने, लीड माने और बढ़ावा देते हैं किसको, एक अमाउंट कंसीडरेबल माने मानने योग्य अमाउंट के, किसके अमाउंट को, एनर्जी के अमाउंट को निकालने की, मतलब
कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बड़े मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन द्वारा, तो उससे एक एनर्जी निकलती है सेल के अंदर। यह जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। अगर हम आगे देखें तो द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। जैसे कि अगर ग्लूकोज से कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होकर के एनर्जी मिलती है, तो इसके बीच में बहुत सारे कैटलिस्ट, बहुत सारे एंजाइम्स आए होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? अगर यहाँ मान लीजिए कोई रिएक्शंस है, तो एक सबस्ट्रेट है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड दैट जो आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, रेस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान जब ब्रेक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और एनर्जी रिलीज होती है, तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिस कंपाउंड से एनर्जी प्राप्त होती है। यूजुअली, सामान्यतः, carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats, and even organic acids can be used as respiratory substrates in some plants under the certain conditions। मतलब, लेकिन जैसे कि कंपाउंड्स जो कि रेस्पायरेशन के दौरान क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और एनर्जी देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली, उन्हें समानतः कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी, की समानता केवल कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज करता है। बट माने लेकिन प्रोटीन्स, फैट्स, इवन ऑर्गेनिक एसिड भी कैन बी यूज, प्रयोग किया जा सकता है किसके रूप में? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांटों में, अंडर द सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित कंडीशंस में हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट को, प्रोटीन को और ऑर्गेनिक एसिड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अगर हम आगे देखें तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विदिन अ सेल, all energy contained in respiratory substrate is not released in free into the cell or in a single step ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन के दौरान आल एनर्जी जो है वो कंटेन माने रखी रहती है, बनी रहती है किसमें? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में। जिससे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स मतलब जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होगी, उसमें बनी रहती है। इट नॉट रिलीज्ड इट इट नॉट रिलीज, या रिलीज नहीं किया जाता, यानी निकाला नहीं जाता है किसमें? फ्री इनटू द सेल, सेल के अंदर फ्री रूप से या फ्रीली नहीं रहता है यह एनर्जी। और यह जो एनर्जी होता है वह सिंगल स्टेप में नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? इसके बारे में हम आगे की लाइनों में देखेंगे। तो इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस controlled by the enzymes, and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP। इट इज रिलीज्ड, यह जो एनर्जी होती है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से निकलती है एनर्जी, वह इट इज रिलीज इन अ सीरीज, मानिए एक सीरीज में निकलती है। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, एक सीरीज में निकलती है। एंड स्टेप वाइज निकलती है एंड कंट्रोल्ड, हर एक स्टेप जो है किसी एंजाइम द्वारा, हर एक स्टेप किसी एंजाइम द्वारा या किसी न किसी एंजाइम द्वारा क्या होती है? कंट्रोल की जाती है, रेगुलेट हो की जाती है कि कौन कौन सा स्टेप कब होगा। यह एक एंजाइम द्वारा रेगुलेट या कंट्रोल की जाती है। एंड इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर मान लीजिए पूरा एनर्जी बन भी जाए, अगर कंप्लीटली एनर्जी बन भी जाए, तो वह जो एनर्जी होती है वह एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और
यह ब्रेक होकर के तुरंत एनर्जी देता है। अगर एनर्जी कंप्लीटली बन भी जाए तो वह एटीपी के रूप में ही रहता है। एंड hence it is important to understand that the energy released by the oxidation in the respiration is not used directly but used to synthesis ATP। मतलब यहाँ बताया गया कि जो केम यहाँ से जो एनर्जी निकलती है और ट्रैप किस में रहती है, एटीपी के रूप में। तो हेंस इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट, यह जानना, यह जरूरी है कि, यह समझना जरूरी है दैट कि एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन, जो एनर्जी ऑक्सीडेशन द्वारा रिलीज की जाती है इन द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में, इज नॉट यूज डायरेक्टली, उसे हम सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते हैं, बट इज बट इज यूज्ड टू, प्रयोग किया जा सकता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बनाने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। विच इज ब्रोकन डाउन, जो कि तोड़ा जा सकता है, किसे, इस एटीपी को। विच इज ब्रेकन डाउन, तोड़ा जा सकता है व्हेनेवर, कभी भी, वेयरएवर, कभी भी, एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड। अगर मान लीजिए किसी भी सबस्ट्रेट से, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो यह जो एनर्जी प्राप्त होती है वह एटीपी के रूप में, किसमें, वह एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है। यह एटीपी जब हमें कहीं भी ज़रूरत होगी, नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड, यहाँ दिया गया है कि नीड टू बी यूटिलाइज्ड, तो हम ज़रूरत के हिसाब से इसे हम ब्रेक कर सकते हैं और हमें तब दोबारा एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम यूज करेंगे। बताया गया है कि नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड, मतलब प्रयोग के आधार पर हम एटीपी को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक होने से बॉन्ड्स ब्रेक होता है और बॉन्ड्स से ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। हेंस इसीलिए एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और यही रीजन है कि हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं भी किसी बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के किसी भी पार्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यह एटीपी जो है वह तुरंत ही ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने से वह एनर्जी रिलीज कर देता है। तो इसीलिए जब कभी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी ब्रेक होता है और एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एंड हेंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी, द प्रोसेस, द एनर्जी is trapped in utilized, that the energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for the synthesis of other molecules। अगर हम आगे देखें तो दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी, या जो एनर्जी होती है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से मिलती है वह एटीपी के रूप में ट्रैप माने फंसी होती हैं, एंड यूटिलाइज्ड माने प्रयोग की जाती हैं, इन वेरियस माने अलग अलग एनर्जी रिक्वायर करना, फिर जैसे जैसे मांग आएगी वैसे वैसे सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो यह जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है। एंड कार्बन स्केल्टन, कार्बन स्केल्टन, एंड जैसे कि एनर्जी तो बनती ही है उसके साथ कुछ कार्बन स्केल्टन भी बनते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। यह जो प्रिकर्सर होते हैं एनर्जी के साथ जो बनते हैं, इन्हें हम अदर मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम अलग मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिकर्सर। अगर हम आगे देखें, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं या O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं? वेल द आंसर दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट टू डायरेक्ट। यस, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं माने गैस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। यह सही है कि
प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और प्लांट्स रिक्वायर O2। रेस्पायरेशन के लिए प्लांट्स को O2 की ज़रूरत पड़ती है और वह रिलीज करते हैं क्या, CO2। हेंस इसीलिए प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। और प्लांट्स में ऐसे प्लेसेस पाए जाते हैं जहाँ O2 प्रेजेंट होता है। अवेलेबिलिटी माने उसकी प्रेजेंटी को दिखाता है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स have no specialized organs for gases exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. Plants, unlike animals, have no specialized organs. प्लांट्स के पास एनिमल्स की तरह कोई भी रेस्पायरेटरी या गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, बट लेकिन दे हैव दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पज। एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी ऑर्गन तो नहीं पाया जाता, लेकिन स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जो कि इसी पर्पज के लिए होती हैं, जो कि क्या करते हैं, इनमें हेल्प करती हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट्स कैन गेट along विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यहाँ बहुत सारे रीजन्स हैं कि कैसे, कि क्यों प्लांट्स बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। अगर हम आगे देखें तो फर्स्ट, पहला क्या रीज़न है कि ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड्स। हर एक प्लांट का पार्ट उसे जितनी गैस की ज़रूरत, ऑक्सीजन या CO2 की रिलीज करने या लेने की ज़रूरत होती है, वह अपने हिसाब से अंदर बाहर कर सकते हैं। मतलब वह गैसों के वॉल्यूम को रेगुलेट कर सकते हैं अपने अपने आधार पे। अगर हम माने कि यह कोई प्लांट है, तो इसमें एक पार्ट में जितना ऑक्सीजन या CO2 के वॉल्यूम्स होंगे, वो दूसरे प्लांट में उनकी नीड बहुत कम होगी या ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब उनके हर एक पार्ट में एक्सचेंज गैसों की जो मात्रा या क्वांटिटी है वह अलग अलग होती है। एंड देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। यहाँ जो है प्लांट में, जैसे ह्यूमंस में बहुत दूर तक ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ गैसों के एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। एंड सेकंड, प्लांट्स डोंट, और यही रीजन है किसी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसों का। यही रीजन है कि यहाँ कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंड सेकंड जो रीजन है कि दैट की प्लांट्स डोंट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज की डिमांड भी नहीं होती है, इसलिए यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स far lower than animals do. रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स माने पत्तियाँ, ये सभी एनिमल की अपेक्षा बहुत ही कम रेट से, बहुत ही धीरे धीरे O2 CO2 माने गैसेस एक्सचेंज करती हैं। और यह भी एक रीजन है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस only during photosynthesis a large volume of gases exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own need during these periods। photosynthesis के दौरान a large volume of gases exchange, फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत ही लार्ज माने अधिक वॉल्यूम, गैसों की अधिक वॉल्यूम एक्सचेंज माने ली माने अंदर की जाती हैं और बाहर की जाती हैं। एंड ईच लीफ इज वेल एडाप्टेड, हर एक जो पत्तियां होती हैं वह एडाप्ट होती हैं टू टेक केयर माने अपने अनुसार, ध्यान रखने अनुसार ऑफ इट्स ओन नीड, उन्हें कितनी ज़रूरत है इस दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्हें कितने की ज़रूरत है वह अपने अपने अनुसार उन्हें एडाप्ट करने में क्षमता होती है। एंड विल when cell photosynthesis when cell photosynthesis
Availability of O2 is not a problem in these cells. O2 is released within the cells. When cells photosynthesis, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय क्या होता है कि ऑक्स मतलब गैसों के वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं और जो पत्तियाँ होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं एंड एबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम। फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 की अवेलेबिलिटी माने कितना है कितना नहीं है इसकी प्रॉब्लम नहीं होती इन दीज सेल्स। सेल्स के अंदर O2 इज रिलीज्ड विद इन द सेल्स। O2 सेल्स के अंदर रिलीज होता है। यही रीजन है कि यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेल के अंदर भी O2 रिलीज होता है। एंड थर्ड जो है, थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट बी डिफ्यूज इवन द लार्ज बल्कि प्लांट्स इन नॉट ग्रेट। जो गैसेस होती हैं पहले से उसमें O2 रिलीज होता है सेल के अंदर इसीलिए ज़रूरत नहीं होती एंड डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन द लार्ज पार्ट। और उससे गैसेस जो होती हैं वह ज़रूर ही डिफ्यूज हो जाती हैं इन लार्ज में और बल्कि प्लांट्स में। इट इज़ नॉट अ ग्रेट, वहाँ जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की प्लांट में ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड each living cell in plants is located quite close to surface of the plant. Each living cell in the plant, प्लांट का हर एक लिविंग सेल इज लोकेटेड माने स्थित होता है क्वाइट टू क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के पास ऑफ प्लांट, प्लांट के सरफेस के पास ईच लिविंग सेल, हर लिविंग सेल स्थित होता है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, यह पत्तियों के लिए सही है। यू मे आस्क, तुम जरूर पूछोगे, आप जरूर पूछोगे बट व्हाट अबाउट थिक, यह कितनी मोटी होती है। वुडी स्टेम्स आर रूट्स, और स्टेम्स और रूट्स। इन स्टेम्स, स्टेम्स में जो होता है, इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर्स इनसाइड द बीनीथ द बार्क। इन स्टेम्स, स्टेम्स में जो लिविंग सेल्स होती हैं आर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड करती हैं इन, ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं इन थिन लेयर, एक पतली लेयर में, इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, बार्क के नीचे और इनसाइड माने अंदर की तरफ, किसके, लेयर्स के अंदर की तरफ और बार्क के नीचे स्थिर होती हैं। दे आल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स, और इनमें जो कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। The cells, the cells in the interior are dead and provide only mechanical support. जो सेल्स होती हैं वह इंटीरियर आर डेड, जो आंतरिक सेल्स होती हैं वह डेड होती हैं माने वह मृत होती हैं एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, वह केवल एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। दस इसीलिए मोस्ट सेल ऑफ प्लांट हैव एट लीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इज कॉन्टेक्ट विद एयर। इसलिए जो मैक्सिमम यानी मोस्ट 90% सेल्स होती हैं प्लांट की वह एट लीस्ट अंततः अ पार्ट ऑफ दियर सरफेस इज कॉन्टेक्ट विद एयर, एयर से अटैच्ड होती हैं। एंड दिस इज also facilitated by the loose packaging of parenchyma cells in the leaves, stem and roots, which provide an interconnected network of air space. This is facilitated, ब्रीदिंग में यह जो मदद करती है, कौन सी चीज़, पैरेनकाइमा की लूज पैकिंग, जिससे पत्तियों में भी, रूट्स में भी और स्टेम में भी, जिससे which प्रोवाइड, एक प्रोवाइड करता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। मतलब अगर हम देखें तो ब्रीदिंग के लिए पैरेनकाइमा सेल्स लूज, पैरेनकाइमा सेल्स का लूज पैकिंग होना किसमें, ब्रीदिंग में फैसिलिटेट माने मदद करती हैं, जिससे उनमें एक स्पेस पाया जाता है जिससे एयर जा सकती है, जिसे हम एयर स्पेस कहते हैं। एंड द कंप्लीट combustion of glucose which produce CO2 and H2O and in products yield energy most of which is given out as heat।
कंप्लीट कम्बसन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कंप्लीट कम्बसन से, विच प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, O2, H2O एंड अंततः प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होती है, मोस्ट ऑफ विच, जिससे से मैक्सिमम अधिकतम गिवन आउट एज हीट, हीट के रूप में रिलीज हो जाती है। इफ, यदि दिस एनर्जी इज नॉट टू बी यूजफुल टू द सेल, it should be able to utilize to synthesis other molecules that are cells require। if, यदि यह जो एनर्जी है जो वह नॉट यूजफुल इज टू बी यूजफुल टू द सेल, यदि यह जो एनर्जी है सेल के लिए यूजफुल है, इट शुड बी एबल, यह योग्य होती है, टू यूटिलाइज माने प्रयोग की जाने में, इट टू सिंथेसाइज माने बनाने में, अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर, मतलब यह जो एनर्जी होती है वह यूजफुल होती है सेल्स के लिए, और यह योग्य होती है किसके लिए, मतलब जो सेल्स की ज़रूरत होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाने की क्षमता होती है। द स्ट्रेटजी, द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेस इज टू कैटाबोलिज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन सच वे दैट नॉट ऑल liberated energy goes out as a heat। The strategy that plant cell uses is catabolize to the glucose molecules। ऐसी स्ट्रेटजी जो कि प्लांट सेल्स द्वारा यूज किया जाता है किसके कैटाबोलाइज में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कैटाबोलाइज से, जिसमें एक ऐसा पथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है, नॉट ऑल लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट, मतलब प्लांट सेल्स द्वारा एक ऐसा कैटाबोलाइज्ड वे माने रास्ता या स्ट्रेटजी अपनाया जाता है जिससे जो एनर्जी होती है वह सभी एनर्जी हीट के रूप में लॉस ना हो। द की इज द ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, इनेबलिंग some steps in to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis। The key is that oxidized glucose not in a one step। जो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वह एक स्टेप में नहीं होता, क्योंकि एक स्टेप में से भी एनर्जी का लॉस हो सकता है। यह सेवरल स्मॉल स्टेप्स, कई अलग अलग या छोटे छोटे स्टेप में होता है। सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ, थोड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ी होती हैं कुछ स्टेप्स, एंड सच दैट, इससे एनर्जी रिलीज्ड कैन बी कपल्ड टू द एटीपी सिंथेसिस, और इससे मैक्सिमम एनर्जी का यूज किया जाता है एटीपी बनाने में। हाउ दिस इज डन इज इसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पायरेशन। यह कैसे होता है, यह क्या है, एक स्टोरी है, कहानी जैसी है, किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए, मतलब यह जो प्रोसेस पूरा होता है यह एक स्टोरी है रेस्पायरेशन की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एज प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज की जाती है एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में। द कम्बशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और कम्बशन रिएक्शन मतलब जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे नॉट बी अवेलेबल, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशंस, क्या आप ऐसे सिचुएशन, उस परिस्थिति को सोच सकते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सोच सकते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही रह सकते हैं, वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल, जहाँ O2 अवेलेबल ना हो, क्या आप ऐसे स्थान को सोच सकते हैं। कैन यू, there are sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen। There is a sufficient reason, यहाँ पर्याप्त कारण है
टू बिलीव विश्वास करने में दैट कि द फर्स्ट सेल पहला जो सेल होगा ऑन दिस प्लेनेट इस प्लेनेट पे लिव्ड बने रहा होगा इन एट एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन उनके पास जरूर ही ऑक्सीजन ना होगी, यानी उनमें ऑक्सीजन की कमी जरूर ही होगी। जो पहले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस प्लेनेट्स पे आए होंगे या सेल्स होगा उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी, वह ऑक्सीजन नहीं होगा उनमें। इवन अमॉन्ग प्रेजेंट डे living organisms we know of several that are adapted in anaerobic conditions and even among present days और आज के दिनों में भी कुछ लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स वी नो जो हम जानते हैं सेवरल कई दैट आर एडाप्टेड इन एनारोबिक मतलब जो कि बिना O2 के ही रह सकते हैं। सम दीज organisms some of these organisms are facultative anaerobes while in others are requirement of anaerobic condition is obligate। फैकल्टेटिव मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, वह O2 की उपस्थिति में और O2 की अनुपस्थिति में दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि PPLO यानी माइक्रोप्लाज्मा जो कि फैकल्टेटिव होते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन में अगर ये हैं, अगर इनके पास ऑक्सीजन है तो भी ये रह सकते हैं, अगर इनके आसपास ऑक्सीजन नहीं है फिर भी यह सर्वाइव कर सकते हैं। बट ऑब्लिगेट जैसे कि क्लास्ट्रीडियम टिटानिकम जो डिसीज उत्पन्न करता है, क्लास्ट्रीडियम जो होता है अगर हम उसे देखें तो वह जो ऑर्गेनिजम्स होता है क्लास्ट्रीडियम इन केस ऑफ इनमें ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है केवल एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा हमेशा। while while in others the requirement for anaerobic condition is obligate in case all living organisms retain enzymatic machinery to partially oxidize glucose without help of oxygen। इन केस इन एनी केस हर केस में मतलब इन एनी केस हर तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसी अवस्था में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो वह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके क्या एनर्जी प्राप्त किए होंगे। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को ब्रेक करना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस।